एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB ने TGT उर्दू और TGT पंजाबी के लिए बारी बारी से दोनों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसका हम सभी को लगभग 2 महीने से इंतजार था। वो इंतजार खत्म हो गया है। तो उसके बाद एक नई समस्या आई है कुछ कैंडिडेट के साथ। समस्याएं क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास भी कई बार मैसेज आ चुका है, उसमें सबसे ज्यादा समस्या ये हुई है कैंडिडेट को कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जिन्होंने फॉर्म जो अप्लाई किया था, या तो SC में किया था या ST में किया था, या खासकर देखा जाए तो OBC में किया था। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके पास CTET में मार्क्स कम है और उनको जो आरक्षण मिलता है उसका लाभ मिल सके। लेकिन अब हुआ यह है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट जैसे ही DSSB ने जारी किया है, उनको ज्यादा मार्क्स होने, यानी जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है उससे ज्यादा या उतने मार्क्स होने के कारण उनको अनरिजर्व में शामिल कर दिया गया है। अब उससे दो नुकसान हुए हैं। एक तो उन लोगों को जो जिनको भेजा गया है उनको डर है। दूसरा, जो UR कैटेगरी में कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए थे, वो सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, जिसके चलते बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है UR के छात्रों को भी या कैंडिडेट्स को, और OBC कैंडिडेट्स को, दोनों को। अब क्या किया जाए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका मार्क्स 1 नंबर से भी कम है, लगभग 1 नंबर या उससे कम है, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन होना बाकी रह गया। अब उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको कैटेगरी में शामिल करना चाहिए था और उनको UR में शामिल कर दिया गया है। दोनों ही लोगों का नुकसान है। अगर वो वहां जाएगा OBC वाला, उसके पास CTET में बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी लगभग 3 से 4 लोगों के ऐसे मैसेज हैं जिनके पास CTET में 85, 86, 83, 84, 82 मार्क्स हैं, 89 मार्क्स हैं, लेकिन उनको जनरल में डाल दिया है। UR में सेलेक्ट जब फाइनल आपने कर लिया है, तो अब वो CTET कैसे दिखाएगा? उसको डर है कि कहीं हमको बाहर ना कर दिया जाए। तो ये सारी डरने वाली बातें नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि ये क्यों हुआ है। UR वाले जिनका कुछ पॉइंट से रह गया है, वो जाने के लिए तैयार हैं कि अगर इन लोगों को वापस कैटेगरी में भेजा जाए तो हम लोगों का सिलेक्शन हो जाना था, क्योंकि कट ऑफ जो उर्दू में गई है वो गई है 94.81। और मेरे जान पहचान में 5, 6, 7 लोग ऐसे हैं जो 94 या 94.81 के बीच में है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही हाल है TGT पंजाबी का भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो एक टीचर हैं, हमारे सीनियर टीचर, जो पहले से ही DSSB में है, और जो स्टूडेंट रहते हैं TGT के हों, चाहे खासकर TGT उर्दू के या बाकी TGT के जितने भी DSSB में, क्योंकि वो खुद DSSB से नौकरी कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट के साथ गए हैं ऑफिस। DSSB ऑफिस से उन्होंने फोटो भी डाला है, बाकायदा एक वीडियो भी डाली है। क्योक एंड स्टार अकेडमी नाम से उनका YouTube चैनल भी है, और वो गाइड भी करते हैं सभी को। उन्होंने, जैसे कि मेरी भी बात हुई है और भी जो उन्होंने मैसेज वगैरह फॉरवर्ड किए हैं, तो वो जो उन्होंने मीटिंग की है DSSB के किसी अधिकारी से की हो या DOE से भी, दोनों जगह उन्होंने मीटिंग की है, उसमें उनको ये बताया गया है कि जो DSSB ने रिप्लाई दिया उनको कि दोबारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि DSSB दोबारा रिजल्ट जारी करे। DSSB ने बोला है कि रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसका भी कहना ठीक है, इनका भी कहना ठीक है। भाई DSSB अपनी गलती मान के ऐसे रिजल्ट क्यों जारी कर दे दोबारा? बड़ी इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा बोर्ड अपने आप की कमियां निकाल के बार बार रिजल्ट जारी नहीं करेगा। उसकी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अभी तक ये रूल था कि DSSB ई डोजियर चेक करता था। अब नियम बना है कि DOE की तरफ से जो नियम है या रूल्स हैं, उसमें लिखा गया है कि DSSB किसी भी ई डोजियर की स्क्रूटनी नहीं करेगा। स्क्रूटनी नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट OBC का था और जनरल में सेलेक्ट हो गया, तो उसके CTET में मार्क 85 हैं, 84 हैं, 83 हैं। जिन लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लिया है एज की बेस पे, उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है कि या कोई और भी रिलैक्सेशन लिया है, तो उनके सॉफ्टवेयर में शो हो गया कि इनकी एज 33 साल है, तो ये OBC में ही रहेंगे। अब 32 साल या उससे कम वाला जब जनरल में चला गया है, तो ये काम तो ई डोजियर चेक होने के बाद ही पता चल सकता है। इसलिए उसने मना कर दिया है कि रिजल्ट हम दोबारा जारी नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये लोग गए हैं DOE के पास, DOE ऑफिस में जिन लोगों से भी इनका, जिन अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने बोला है कि हम प्रपोजल भेजेंगे DSSB को और दोबारा रिजल्ट
दोबारा रिजल्ट तो नहीं मंगाएंगे, लेकिन जितनी सीटें पहले हम ई डोजियर चेक कर लेते हैं, जितने कैंडिडेट हमें कम पड़ते हैं या जो लोग रिजेक्ट होते हैं या जो लोग वापस ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी जिस भी कैटेगरी में जाएंगे, उनकी जगह जितनी सीटें बाकी रहेंगी उनके लिए हम दोबारा ई डोजियर मंगाएंगे। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि DOE ने जब बोला है कि DSSB से हम ई डोजियर मंगाएंगे, तो आप लोगों के ई डोजियर मंगाने के बाद उन्हीं कैंडिडेट का फिर से स्क्रूटनी करके डीवी के लिए कॉल आएगी। बस इतना हो सकता है कि जहां DSSB पहले अपने पास से स्क्रूटनी करता था तो उसमें समय लगता है, अब वही समय लगने वाला है DOE के पास। तरीका ये हो सकता था कि पहले जिन लोगों का ई डोजियर के लिए सिलेक्शन हुआ है, उतने सभी लोगों को ई डोजियर भरवा के डीवी कराने के लिए बुलाया जाता। डीवी करा के जितने लोग छट जाते हैं या रिजेक्ट होते हैं, और या जितने लोग सफल होते हैं, उनकी मेरिट के बेस पे कट ऑफ बनाकर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता। अब फाइनल रिजल्ट पहले ही दे दिया है, उसके बाद कैंडिडेट को डीवी कराना है, मेडिकल कराना है, उसके लिए कैंडिडेट परेशान है। कुछ लोग कोर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि उनको जो जिनका ओबीसी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए 19 सीटें अगर मेल की हैं टीजीटी उर्दू में, तो उनमें से 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब वापस जब ओबीसी वाला कोई भी कैंडिडेट आएगा, एक कैंडिडेट अगर आया, तो लास्ट जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन जिसका हुआ है ओबीसी में, तो वो कैंडिडेट वापस जाएगा, उसको भी दुख होगा। तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि जिन लोगों का ई डोजियर के लिए आपने कॉल भेजा है, उनका ई डोजियर अपलोड कराने के बाद उन लोगों का डीवी कराया जाता। डीवी कराने के बाद उन लोगों की फाइनल मेरिट तैयार की जाती। एक समस्या ये हो गई है। उसके बाद अगली चीजें अब आती हैं कि जैसे हम लोगों का मान लीजिए डीवी हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, और ये मंगा भी लेगा। अब इन्होंने जब बोला है तो मंगाएगा, ऐसे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि अगर DSSB ने डीओई अगर बोल रहा है तो अपने काम को करेगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिन कैंडिडेट का ओबीसी से जनरल में भेजा गया उनको कैसे वापस आना, ये टेंशन आपकी नहीं है। ये या तो बोर्ड की दिक्कत है या डिपार्टमेंट की दिक्कत है, अपने आप स्क्रूटनी करेगा, डीवी कराएगा, जैसे भी आपको वापस भेजेगा। या कुछ लोग डरे हुए हैं कि हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि हम अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सीटेट नहीं है, तो बाहर बाहर थोड़ी करेगा वो आपको। बाहर करने के लिए अगर उसको बाहर करना है तो उन्हीं कैंडिडेट को करेगा जिनने जनरल में फॉर्म भरा है और 85 नंबर सीटेट में है। जब आपने ओबीसी में ही फॉर्म भरा है तो आपको वापस ओबीसी में भेजेगा, क्योंकि स्क्रूटनी नहीं हुई है, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारी गड़बड़ियां हम लोगों के या आप लोगों के सामने आई है। उसके बाद अब दूसरा सवाल आता है कि इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपका ई डोजियर भेजा जाएगा, जिसमें बोला गया है कि मंडे या ट्यूसडे तक आपका ई डोजियर डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। DSSB डिपार्टमेंट को भेजेगा मंडे या ट्यूसडे को, यानी कि 26 तारीख तक भी जा सकता है, 25 में भी या 27 में भी, मतलब अगले हफ्ते आपका ये सारा डॉक्यूमेंट चला जाएगा डीओई के पास। उसके बाद डीओई उसकी स्क्रूटनी करेगा। डीओई स्क्रूटनी करेगा यानी कि डॉक्यूमेंट चेक करेगा जो आपने अपलोड किए हैं, जिनमें गलतियां पाई जाएंगी। जैसे बीए में आपका सब्जेक्ट 2 साल नहीं है, मार्क्स कम है, आपने सिंगल सब्जेक्ट किया है, पीजी से किया है आवेदन, बीए में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपने फॉर्म भरा है, आपके सीटेट में मार्क्स कम है, आपका जो है आपने एमए के बेस पे फॉर्म भर दिया है, और भी बहुत सारी कमियां हैं जो जिनको निकाला जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। या रिजेक्ट जैसे करेगा उनको डिफिशियंसी देगा, उनको मौका देगा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी है, ये आप हमको इतने दिन के अंदर, 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम देगा वो उपलब्ध कराइए। जो लोग फाइनल रेडी हो चुके हैं उनको रेडी किया जाएगा और उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और जिन लोगों को डिफिशियंसी दी है उनको समय देके उनको वापस से बुलाया जाएगा। अगर डिफिशियंसी क्लियर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करके जो लोग कर लेते हैं उसको जो हमें डिफिशियंसी दी है, जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनको फिर उसी लिस्ट में जो उन्होंने बनाई थी पहले क्लियर वाली उसमें करेंगे, और जो ओबीसी वाले हैं उनको ओबीसी में भेजेंगे, जो एससी वाले हैं उनको एससी में भेजेंगे। सारे लोगों के पास फिर जाएगा मेमोरेंडम डीवी के लिए, जो आपको वहां जाकर डीवी कराना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे तो मेरे पास भी मैसेज आए कि वहां क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, आपको 3 सेट एक्सेप्टेंस फॉर्म जो आएगा उसके तैयार करने हैं, उन पे फोटो लगाना है, उनको किसी अधिकारी से, गजेटेड ऑफिसर से, एमएलए या एमपी से, ये जितनी भी चीजें उसमें दी, जितने लोगों के बारे में उसमें दिया गया है, उनसे सिग्नेचर कराना है, वेरीफाई कराना है।
उस एक्सेप्टेंस फॉर्म को। बाकी सारी जितनी भी कॉपियां हैं, आपने 10th भी दिया है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th में भी वैसा ही है, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट और एनसीटी सर्टिफिकेट, इनकी दोनों साइड से कॉपी होनी चाहिए। आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये जितनी चीजें आपने अपलोड की हैं वो सारी ही आपको 3-3 सेट और दोनों साइड से, बोथ साइड कॉपी उसमें लिखा हुआ आता है, दोनों साइड से कॉपी करा के 3 सेट आपको तैयार करने हैं। एक्सेप्टेंस जो फॉर्म भरवाएंगे आप, वो जो आपको सिग्नेचर कराना है जिससे भी आप वेरीफाई कराएंगे, तो वो ओरिजिनल ही तीनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक साइन करा लिया और उसी की फोटो कॉपी करा लेनी है। तीनों सेट ओरिजिनल चाहिए, उनके साथ तीनों सेट के साथ एक एक सेट आपके डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। साथ में 20 से 30 आप फोटो बनवा के तैयार कर लीजिए, क्योंकि फोटो की बहुत ज्यादा जरूरत अभी पड़ेगी धीरे धीरे। तो वो चीजें हो गई हैं। उसके बाद जैसे ही आपका डीवी हो जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए हो सकता है, कुछ लोगों ने भी बताया कि उसी टाइम पे भी दे देते हैं डेट, या हॉस्पिटल दे देते हैं, वहां जाके आपकी डेट मिल जाएगी। और डेट हो सकता है ज्वाइनिंग के बाद भी अगर मेडिकल होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेडिकल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो डीवी के बाद ज्वाइनिंग स्कूल कभी भी करा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पहले मेडिकल होगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि आपको मेडिकल अगर नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग दे दें, वो उनकी मर्जी है कैसे कराएंगे। लेकिन होता यह है कि पहले ही अगर डीवी करा लिया जैसे, तो ज्वाइनिंग लेटर तैयार करते हैं, और उसके बाद मेडिकल बाद में होता रहता है, कुछ लोगों का होता है। डीवी के लिए कुछ लोगों का मैसेज आया कि कैसे बुलाएंगे। डीवी के लिए जैसे मान लीजिए उनके पास कैपेसिटी है 100 लोगों को बुलाने की, तो जो आपकी मेरिट में जैसे जैसे नाम आया है वैसे वैसे उन लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद एक सवाल बनता है कि क्या जो हम फॉर्म भरेंगे उसमें हमसे जो एक चॉइस मांगता है अपने लोकेशन के हिसाब से, क्या वहाँ स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, किस्मत अच्छी है तो मिल जाए। लेकिन जितने लोगों से भी मेरी अभी तक बात हुई है, लगभग 15 लोगों के आसपास से मेरी बात हुई है, किसी को भी वो स्कूल नहीं मिला है। और उसके आसपास लेकिन आपको स्कूल मिल जाएगा, ये सही बात है। तो जब फॉर्म भरेंगे, ये बाकी बातें बाद में धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगी। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या आप एग्जाम देने वाले हैं, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी उर्दू और पंजाबी के अलावा जितनी भी चीजों को आपको कोई नौकरियां जो भर्तियां आने वाली हैं उनकी जानकारी चाहिए, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, किसी भी तरीके का डी ट्रिपल एस बी और बीपीएससी से रिलेटेड अगर आपका है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए जिसको जरूरत हो। और जो भी आपको जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो आपका सवाल है अगर मेरी जानकारी होगी तो मैं आपको उस तक पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से। और अगर मेरी जानकारी नहीं होगी तो किसी से पता करके उसको क्लियर करके आप तक उसकी वीडियो बना के वो चीज पहुंचा दी जाएगी। जैसा कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले काफी दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। और व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट में जो आपके सवाल हैं उनका जो उत्तर मुझे देना होता है, उनका जो जवाब देना होता है, समय रहते मैं दे भी देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जहां तक मुझसे हो सके आपकी हेल्प की जाए। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि किसी तरह की कोई क्वेरी उनकी हो, कोई सवाल मन में हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे पूछ सकें, और उसका जवाब भी मैं वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उनको दे सकूं। वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो, आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक सवाल ये रह जाता है मेरी तरफ से आपके लिए कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं वो लोग अपने मार्क्स शेयर करें जिनका नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह गया, क्योंकि उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है। जैसे ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, चाहे वो टीजीटी उर्दू हो चाहे टीजीटी पंजाबी हो, 1, 2, 3 नंबर वाले जितने भी हैं उनमें से कुछ लोगों को मौका मिलने वाला है। और घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस करके अभी फिलहाल कोई फायदा भी नहीं है, जैसे कि आपको बता दिया गया होगा जितने लोग कोर्ट केस करने की तैयारी में हैं। आपके पास ऑथेंटिक सारी चीजें होनी चाहिए कोर्ट केस करने के लिए, कि क्या गलती हुई है। जब सुधारने के लिए बोला है तो अगर नहीं सुधारता है उसके बाद कोर्ट केस की तैयारी की जाएगी। और जितने लोग जो हैं रह गए 1 नंबर 2 नंबर से, वो लोग अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिए, किस सब्जेक्ट से हैं वो कमेंट कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों की जानकारी ऐसे ही मिल जाएगी। और दूसरा मेरा कहना यह है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से जनरल में गए हैं, लेकिन वो जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो ओबीसी वाले हों, पीडब्ल्यूडी वाले हों, एससी वाले हों, एसटी वाले हों। सब्जेक्ट चाहे उनका पंजाबी है, चाहे उनका सब्जेक्ट उर्दू है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, और वो ऐसे क्राइटेरिया अगर जनरल का फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग अपना जो मार्क्स वगैरह है या अपनी जो क्राइटेरिया जो फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।